Hello everyone, I welcome you back at the platform Indian Academy and let's discuss जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के अंदर आए हैं। तो उनके जो क्लिप्स हैं वो साथ में लगाए हैं, साथ में हाईलाइटेड पोर्शंस हैं आपके रेडी रेफरेंस के लिए। इन चीज़ों को फॉलो करें आपके बेनिफिट के लिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आज का है वो है जो तृणमूल कांग्रेस है, हमारी तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं डेरेक ओ ब्राउन, और इन्होंने ये इम्पॉर्टेंस बताई है कि जो क्वेश्चन आवर्स होता है, क्वेश्चन आवर जो हमारी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जो हमारे विधायिका है उसके ऊपर एक इफ़ेक्टिव चेक लगाने का काम करता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो होती है, कार्यपालिका जो होती है, उसके ऊपर जो आपकी विधायिका का कंट्रोल है उसको जाहिर करने का एक इफ़ेक्टिव ज़रिया क्या है, क्वेश्चन आवर है। तो इस क्वेश्चन आवर की इंपॉर्टेंस को इन्होंने दिखाया है कि प्रश्नकाल किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक सेशन, यदि आपका पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो उस सेशन में करीब करीब 1 घंटे की अवधि का क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है। तो ये करीब करीब आप मान के चलिए कि 1 घंटे की जो अवधि होती है उसके अंदर विपक्ष जो है वो सरकार से ओरल में या फिर लिखित में दोनों प्रकार से किसी प्रश्न के उत्तर की मांग कर सकता है, जैसे हम स्टार क्वेश्चन और अनस्टार क्वेश्चन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आवर की इंपॉर्टेंस कैसे अभी वर्तमान गवर्नमेंट को लेकर के इन्होंने दिखाई। हमको ये भी समझना होगा कि जो डेरेक ओ ब्राउन है वो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, यानी कि जो प्रेजेंट में एनडीए की गवर्नमेंट है इसके विरोधी हैं। तो लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर की है और क्रिटिकली इवेल्युएशन करने में ये कैसे हेल्प कर रहा है वर्तमान स्कीम्स की, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये लेके आए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ इनका आर्गूमेंट क्या है। उन्होंने बोला कि जो वर्तमान सरकार है, जो एनडीए की गवर्नमेंट है, ये सरकार किसी भी प्रकार से विपक्ष को डिबेट या डिस्कशन के लिए समय नहीं देती है, और काफ़ी हरी के अंदर बहुत सारे बिल भी हमारे लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित भी किए गए। इस कारण से आप ये कह सकते हो जो पार्लियामेंट का कंट्रोल है उस पार्लियामेंट के कंट्रोल को वर्तमान सरकार ने कम करने का प्रयास किया है, ऐसा इनका आर्गुमेंट है। अब ये कहते हैं कि इसका अंदाज़ा आप इस प्रकार से लगा सकते हो कि वर्तमान के अंदर जनरली क्या होता है, जब भी आप जानते हैं कि 3 सेशन होते हैं, तो जो आपका मॉनसून सेशन अभी आने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है। इस मॉनसून सेशन का नोटिफिकेशन इस बार करीब करीब 45 दिन पहले निकाल दिया गया, जबकि हर बार ऐसा होता है कि ये जो नोटिस होता है वो 18 से 20 दिन पहले आता है। इसका कारण ये था कि अभी आपने रिसेंटली देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब ये ऑपरेशन सिंदूर की जो घटनाएं थी, इसका विपक्ष ने उस वक्त तो भाई आपके पास एक नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन थी, तो विपक्ष की पार्टियों ने सबने एक साथ आके सपोर्ट किया, और इस कारण से विश्व के अंदर भारत ने अपनी जो आधारशिला है उसको सही ढंग से व्याख्यान किया, उसको रखा। परंतु समस्या क्या हुई कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा किस प्रकार से अमेरिका का जो हमारा एक पार्टनर माना जाता है उसने वहाँ पे जो आपके पाकिस्तान के जनरल हैं जिनका प्रमोशन फील्ड मार्शल हो गया आसिम मुनीर, उनको डिनर के लिए इनवाइट किया वाइट हाउस के अंदर। और उसके बाद पाकिस्तान की जो एयरफोर्स हैं उसके जो चीफ हैं उनको भी इनवाइट किया गया। और ये चीज़ें दिखाती है कि कहीं ना कहीं भारत के एंगल पे कुछ चूक हुई है। अब उस चूक को आम आदमी तो पूछ नहीं सकता, तो ये पार्लियामेंटेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सरकार से, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करे। तो उन्होंने कहा कि एक स्पेशल सेशन की ज़रूरत थी, जिसकी डिमांड कौन कर रहा था, विपक्ष कर रहा था। लेकिन सरकार ने स्पेशल सेशन नहीं लेके आए। यदि ये स्पेशल सेशन लेके आते तो ऑपोजिशन के पास मौका होता कि वो सरकार को क्वेश्चन करते, डिबेट्स होती, डिस्कशन होता, जिससे पुंछ में, राजौरी में, पहलगाम जैसे मुद्दे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो स्टेट कुछ चीज़ें हैं बाहर आनी चाहिए उनके ऊपर डिस्कशन होता कि कहीं हमसे कोई चूक हुई है राष्ट्र लेवल पे जिसको हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब सरकार तो ऐसी बात है कभी लेके नहीं आएगी, क्योंकि सरकार उससे गिर जाएगी और हो सकता है भविष्य में उसके नकारात्मक पहलुओं के कारण सरकार गिर जाए, तो ये चीज़ तो वहाँ से आनी है नहीं। अब इससे हुआ क्या, इस चीज़ों से सरकार ने क्या किया, 45 दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया कि हम इस तारीख से आपका मानसून सेशन लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी डेरेक ओ ब्राउन कहते हैं कि सरकार सब कुछ छीन सकती है लेकिन वो क्वेश्चन आवर की पावर को नहीं छीन सकती। और उनका ये आर्गुमेंट है कि देखो, 2 सदन है हमारे पास, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, और हर दिन आप 1 घंटा लोकसभा के अंदर और 1 घंटा राज्यसभा के अंदर प्रश्न पूछ सकते हो। कुल मिला के इफेक्टिवली 2 घंटे सरकार को आंसर तो करने ही पड़ेंगे। अब ये जो 2 घंटे सरकार आंसर करेगी, इन 2 घंटे में जो इम्पोर्टेंट पब्लिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम पूछ सकते हैं।
और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेशन है वो कितने दिन चलेगा, करीब करीब 21 दिन। तो 21 दिन, 21 घंटे लोकसभा, 21 घंटे राज्यसभा, 42 घंटे जो विपक्ष के पास मौका है उसको विपक्ष को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इन्होंने उसका उदाहरण भी दिया कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आवर का सेशन है वो अतीत के अंदर भी बेनिफिशियल रहा है। अब ये जो 42 घंटे हैं इसका इफेक्टिव इस्तेमाल और इसके साथ इन क्वेश्चंस ने कैसे हेल्प की है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने प्रश्न छेड़ा है अटल पेंशन योजना का। बोला इसके बारे में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस से हैं और वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था अटल पेंशन योजना को लेकर के। अब इस अटल पेंशन योजना के अंदर इन्होंने पूछा कि जब से ये योजना स्टार्ट हुई है तब से करीब करीब 1.11 करोड़ लोगों के जो अकाउंट्स हैं अटल पेंशन योजना से बाहर कर दिए गए। तो सरकार का जवाब आया कि चूंकि जिन लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा था अटल पेंशन योजना का वो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे थे, तो इसलिए हमको उनको बाहर निकालना पड़ा। तो ये आपके अटल पेंशन योजना के क्रिटिकल इवैल्यूएशन में काम आने वाली चीज़ है। फिर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम स्टार्ट की गई। अब इस इंटर्नशिप स्कीम में करीब करीब 1.25 लाख के आसपास इंटर्नशिप के लिए प्रपोजल स्टूडेंट्स के आए थे, लेकिन हुआ क्या है, इन प्रपोजल को 28,000 स्टूडेंट ने ही एक्सेप्ट किया है, जो कि करीब करीब 22% बनता है। तो ये दिखाता है कि सरकार प्रयास कर रही है लेकिन लोग उसके लिए आकर्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें ये सोचना होगा कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर कुछ कमियां हैं। उड़ान स्कीम की बात करें जिसके माध्यम से ये प्रयास था 2014 से कि हम उड़ान के माध्यम से जो भी टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? उनको एयरलाइन के रूट से कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे जो हवाई पट्टियाँ हैं उनका सुचारू रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें 2 प्रकार का उद्देश्य था उड़ान के माध्यम से। एक तो क्या होगा कि लोगों को ट्रैवल की बाई एयर की फैसिलिटी मिलेगी और होगा क्या, उससे इकॉनमी बढ़ने के चांसेस भी होंगे। परंतु ये देखने में आया कि जो सरकार ने रूट्स उड़ान के अंदर शामिल किए उसमें से करीब करीब लगभग 650 में से 114 जो रूट्स हैं वो तो 3 साल की कंडीशन पूरी होने से पहले ही बंद कर दिए गए। इसका मतलब जिन रूट्स का सिलेक्शन हुआ वो रूट्स क्या नहीं थे, वायबल नहीं थे। इसका मतलब वो सस्टेनेबल नहीं है। तभी तो भाई बेसिकली 3 साल तक तो उड़ान की योजना के अंदर आपको जो ऑपरेटर है उसको रूट पे अपना एयरक्राफ्ट चलाना है, लेकिन 3 साल से पहले करीब करीब 114 रूट, वो भी कितने में से आपके 619 रूट में से बंद होना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उड़ान योजना के अंदर जिन रूट्स का चयन हो रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है या उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। फिर समग्र शिक्षा योजना है, उसके बारे में अंदर जो हमारे सीपीएम के लीडर हैं उन्होंने प्रश्न पूछा था कि भाई जो आपने ये जो इंटीग्रेटेड स्कीम बनाई है स्कूल एजुकेशन के लिए, इस स्कीम के अंदर ये देखा गया था कि अब यदि आपको पता हो तो जो बीच में तमिलनाडु को लेकर कंट्रोवर्सी चली थी जिसके अंदर बोला गया था कि यदि आप थर्ड लैंग्वेज को वहाँ पे लागू करते हैं, हिंदी को एज ए थर्ड लैंग्वेज लागू करते हैं तो क्या होगा, उस वक्त आपको समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो फंड्स मिलने हैं वो मिलेंगे। अब तमिलनाडु आप जानते हैं कि वैसे भी स्टॉन्च अपोजिशन रहा है लैंग्वेज के मुद्दे पर और एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पे सबसे पहले भाषा के आधार पे आंध्रा को मद्रास से अलग किया गया था। तो ऐसे स्टेट को आपने फंड्स नहीं दिए समग्र शिक्षा अभियान के अंदर, तो वो फंड्स का फिगर भी हमको इसी से मालूम चला कि जहाँ उस राज्य को 1746 करीब करीब 2152 करोड़ रुपए, करीब करीब 2,25,000 करोड़ रुपए उसको अलोकेट हुए थे, जिसके अंदर आपने सिर्फ 300 करोड़ के आसपास उसको पैसे अलोकेट किए, यानी 1700-1800 करोड़ रुपए आपने शिक्षा के लिए जिस राज्य को पैसा पहुंचना था उसको नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? वो ये माना गया कि आपने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं किया है, और जिसका विरोध पॉलिटिकल गलियारों में हमेशा होता आया है। और ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि महाराष्ट्र, इवन वेस्ट बंगाल, आसाम, ऐसे कई राज्यों से डिमांड उठती रही है कि जहां 3 लैंग्वेज को काफ़ी क्रिटिकली माना गया है स्टेट की पॉलिटिक्स के हिसाब से। तो ये चीज़ें कहाँ से उठ गई? ये चीज़ें क्वेश्चन आर से उठ गई। विपक्ष के लीडर्स ने पार्लियामेंटेरियन को, मिनिस्टर्स को सवाल पूछे और उस 60 मिनट के अंदर जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके हालात ख़राब हो जाते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने में। आपको ये भी समझना होगा कि यदि हम क्वेश्चन आर की बात करते हैं तो क्वेश्चन आर के अंदर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है आपका स्टार क्वेश्चन, एक होता है आपका अनस्टार क्वेश्चन। अब स्टार क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर जो आपके मिनिस्टर हैं उसको ओरली जवाब देना ही पड़ेगा,
और अनस्टार क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर आपको रिटर्न रिप्लाई देना है। यहां पे इनका आर्गुमेंट ये था कि यदि आप इफेक्टिव तरीके से देखो तो करीब करीब ये जो 60 मिनट मिलते हैं ना, उस 60 मिनट के अंदर ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके अंदर कम से कम 9 प्रश्न तो ऐसे होंगे जिसके अंदर रिटर्न ओरल रिप्लाई किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा, जबकि 400 प्रश्नों का आंसर हमें रिटर्न के माध्यम से मिलता है। तो आप सोचो 1 घंटे में आप कम से कम सरकार से 410 प्रश्न पूछ सकते हो। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऑन एवरेज उन्होंने लास्ट 2-3 साल का रिकॉर्ड निकाल के बताया। तो ये चीज़ें क्या हेल्प करती है, ये हमारी पार्लियामेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव पे इफेक्टिव तरीके से अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने का एक प्रयास है। अब ना सिर्फ इतनी ही बात है, बल्कि इसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं उसका फिगर करीब करीब 7,500-8,000 के आसपास वैकेंसीज निकल के आई है कि करीब करीब 83% वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय के अंदर अभी है। तो वो आप कैसे फिल करोगे, तो फिर वो क्वेश्चन वहाँ से उठता है। फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग है जिसके अंदर आप जानते हैं कि किस प्रकार से जो सीवर और सेप्टिक टैंक की समस्या है, जहाँ पे मैनुअल क्लीनिंग के लिए लोग नीचे उतरते हैं और वहाँ पे जो ऑलरेडी मीथेन गैस है उसके सफोकेशन से उनकी डेथ होती है। अब इसके फिगर ऑलरेडी ये बैन कर रखा सरकार ने, लेकिन ये जो डेथ हो रही है इसका फिगर 2019 से लेकर के 2024 तक 25 तक आपका 430 डेथ, ये रिकॉग्नाइज डेथ हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी डेथ होगी जो कि कोर्ट में, जो कि पुलिस थानों में नहीं पहुंची होगी, तो आप इसको कोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा डाटा हमें क्वेश्चन आंसर जो पार्लियामेंट के अंदर पूछे जाते हैं उसके आंसर के रूप में मिलता है। साइबर अटैक के जो मामले हैं, यदि आप 2020 और 24 की तुलना करें तो करीब करीब आप देखो इसमें 76% की बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल फ्रॉड्स हैं वो बढ़े हैं। आज एक ज़माने में 2022 के अंदर करीब करीब 250 करोड़ के डिजिटल फ्रॉड हो रहे थे, जो आज 1500 करोड़ के आसपास हो गए हैं। इसका मतलब जो डिजिटल फ्रॉड हैं उसके अंदर करीब करीब 3 से 4 गुना वृद्धि हुई है। अब जो ये डिजिटल फ्रॉड बन रहे हैं तो सरकार के ऊपर एक लांछन है कि आप क्या किस प्रकार से इफेक्टिव पॉलिसी बना रहे हो। तो विरोध ना सिर्फ विपक्ष बल्कि जो इंटेलिजेंसिया है, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट हैं, उनके पास भी सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिकली इवेलुएट करने के लिए ऑथेंटिक डाटा मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन आर के अंदर जो आंसर्स दिए जाते हैं वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। जब सरकार स्वयं अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रही है तो हम विद्यार्थी, हम अभी शिक्षकगण इन चीज़ों को बिल्कुल ऑफिशियली इसको यूज़ कर सकते हैं। तभी तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें पूछा जाता है आपसे कि आप किसी चीज़ को क्रिटिकली इवेलुएट करें, आप उसके दोनों पक्ष विपक्ष बताएं। तो ये डाटा हमको यहाँ से इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल में बहुत फोकस किया है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम ये हमारे 12 से 13 एरियाज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करता है। किसानों का जो लोन है, तो ये माना गया है कि यदि आप किसानों की संख्या देखें उसके अंदर करीब करीब एक आम किसान के ऊपर 74,000 रुपये का, एक आम किसान परिवार के ऊपर लोन है। 74,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग लोन है जो उसने बकाया चुकाया नहीं है। और ये फिगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जहां आंध्र प्रदेश के अंदर 2.5 लाख के आसपास आता है, केरला के अंदर भी 2.5 लाख है, पंजाब के अंदर 2 लाख है, तेलंगाना 1.5 लाख है। जबकि आप ये तो पंजाब वगैरह हरियाणा ये तो काफ़ी फर्टाइल स्टेट है, यहाँ बारिश की समस्या नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो इन लोगों के पास भी जो ये लोन है वो वापस पे नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है कि आखिर जो किसान के ऊपर जो कर्ज है उसका भार है वो बढ़ रहा है। तो ये इसको आप ऑफिशियली यूज़ कर सकते हो। माल न्यूट्रिशन को लेकर के हनुमान बेनीवाल और राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन दोनों ने सवाल पूछा तो मालूम चला कि जिन लोगों को, जिन बच्चों को हमने आंगनवाड़ी और पोषण के अंदर शामिल कर रखा है, उन बच्चों में से भी हर 5 में से 2 बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं। स्टंटिंग यानी कि उनका जो एज के हिसाब से उनका जो हाइट है वो कम है, वो स्टंटेड है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि आखिर हम पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, हम आंगनवाड़ी के माध्यम से, हम पोषण के माध्यम से, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, मिड डे मील के माध्यम से हम टारगेट कर रहे हैं कि स्टंटिंग को, वेस्टिंग को, माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उनको दूर करें। परंतु फिर भी ये समस्याएं हम इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और इसके जो हमें डाटा मिल रहे हैं उसको यूज़ करना है। अब 2024 से 2023 के बीच के अंदर कितने लोगों के लोन्स हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या आपका करूर वैसा बैंक है, ICICI बैंक है, ये सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं,
इनके द्वारा कितने लोगों के लोन है माफ किए गए, तो पता चला करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए के लोन्स हैं जो कि साल 2014 से 2023 9 साल के अंदर माफ कर दिए गए। अब जिन लोगों के 9 साल के अंदर लोन माफ किए, इसके अंदर 57% जो लोग हैं, यानी कि 8 लाख करोड़ के आसपास का तो पैसा, 9 लाख करोड़ के आसपास का पैसा तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका माफ किया गया। तो दिखाता है कि एक तरफ किसान के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल का लोन माफ कर रहे हो। तो ये चैलेंज है, और यही चैलेंजेस हमको हमारे आंसर के अंदर, हमारी बातों में हमें जिक्र करना है। आप जानते हैं कि सरकार किस प्रकार से प्रधानमंत्री कुसुम योजना को प्रमोट कर रही है, और कुसुम योजना को लेकर के सवाल पूछा गया कि ये यहाँ पर करीब करीब 10,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट हैं, वो सैंक्शन किए गए, और उसमें से 10,000 मेगावाट में से 10,000 मेगावाट के ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, वो सैंक्शन कर दिए सरकार ने। अब सैंक्शन करने के बाद भी केवल 430 मेगावाट के प्लांट हैं वो इंस्टॉल हुए हैं, और यह करीब करीब 4.3% बनता है। आप ये सोचो, जितना आप सैंक्शन कर रहे हो उसमें से केवल 4 से 5% ही अगर ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर डिले हो रहा है। तो इन दोनों ही स्थिति में ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका है, वो क्वेश्चनेबल है। तो ये बातें हमारी इस आर्टिकल के तहत मिली। आर्टिकल किसने लिखा है ये जानना भी जरूरी होता है, परंतु हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में हमें उस चीज़ों को किस प्रकार से लेना है वो उससे ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ही इज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका जो नॉलेज है हमसे बहुत अच्छा है, और वो इफेक्टिवली इन चीज़ों को डे टू डे रूटीन के अंदर फॉलो करते हैं। तो हमें उससे क्या सीखने को मिल सकता है, वो अखबार के माध्यम से जानकारी मिलती है, जिसको हमें अडॉप्ट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जिसको मैंने आई थिंक कल या परसों की क्लास में कवर किया था, ब्लैक होल की कहानी के बारे में। तो हम जैसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैंने कहा था कि 2 बड़े ब्लैक होल्स हैं जिसकी एक की साइज कितनी है, हमारा जो सन है उसके सन से करीब करीब कितना, वो 130 गुना एक, और दूसरा जो है वो करीब करीब 100 गुना है। ये मैंने लास्ट टाइम ये 130 टाइम्स और 100 टाइम्स, ये सन के कंपेयर में हमने साइज को दिखाया है किसी ब्लैक होल की। अब ये दोनों एक दूसरे के आसपास रिवॉल्व कर रहे थे, और रिवॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली ये दोनों मर्ज होने के बाद जो ओवरऑल करीब करीब 240 गुना इनकी साइज हो जाएगी, इतना बड़ा मैसिव ब्लैक होल बना है। और जनरली पहले हम ये मानते हैं कि इतने बड़े ब्लैक होल्स नहीं बन सकते, और जैसा कि मैंने बताया था आपको, ब्लैक होल्स में उसकी इतनी पावर होती है, उसकी इतनी ग्रेविटी होती है कि उससे लाइट भी जो है वो पास नहीं कर सकती, उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। तो ब्लैक होल्स आर वेरी पावरफुल। प्रॉब्लम क्या है कि जो ब्लैक होल की अवधारणा थी वो उसको किसने इन्विजन किया था, तो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी एक जनरल थ्योरी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ही उन्होंने फॉर्मूला दिया था E=mc²। इसकी टेक्निकलिटी में हमें जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्या है, इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने ब्लैक होल्स की बात करी, लेकिन ये कहानी हुई थी 1915 के अंदर। अब 1915 के अंदर जब अल्बर्ट आइंस्टीन इन बातों को बोल रहे हैं ना, उस वक्त उन्होंने बोला था कि ब्लैक होल जैसी चीजें हैं, ग्रेविटेशनल आपकी जो वेव्स हैं उनकी बातें करी थी उन्होंने। तो अब हुआ क्या कि कोई भी साइंटिस्ट इन ग्रेविटेशनल वेव्स को इवन एल्बर्ट आइंस्टीन भी, उनके पास कोई तरीका नहीं था कि जो इससे ये बता सकें कि ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो एग्जिस्ट करती है। भाई आप, न्यूटन ने एप्पल के माध्यम से बताया कि हाँ, ग्रेविटी का एक फोर्स होता है, और वो ग्रेविटी किसी भी जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद का एक मास है, वजन है, उसके माध्यम से वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो जैसे अर्थ की ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी है, और उसकी ग्रेविटी को बाहर निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी होती है। ये सारी चीजें पता चल गई, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स का कंसेप्ट है दिया तो था एल्बर्ट आइंस्टीन ने, लेकिन 1915 में इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, और साइंस एविडेंस के बेस पर चलती है। साल 2015 के अंदर पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया गया। अब साल 2015 के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स का ऑब्जर्व होना साइंस की दुनिया के अंदर, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में अपने आप में रिवोल्यूशनरी था, क्योंकि इस ग्रेविटेशनल वेव्स ने हमें ब्लैक होल के बारे में बताया, जो कि हमारे लिए अननोन था।
और आप जानते हैं कि जो स्पेस है वो डार्क मैटर का बना हुआ है। अब इस डार्क मैटर में क्या है नहीं है कोई नहीं जानता। तो इस डार्क मैटर को समझने के लिए, इन ब्लैक होल्स को समझने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स इंपॉर्टेंट हो गई। जब 2015 के अंदर इसको ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर किया गया, तो मेजर कैसे गया मैंने आपको बताया था, LIGO ऑब्जर्वेटरी होती है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। और ये जो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, ये अर्थ में है, अर्थ के ऊपर बनाई हुई है। तो मैंने उस दिन आपको बताया था मेन 3 है, एक USA के अंदर LIGO है, एक मैंने आपको इटली के अंदर विर्गो बताई थी, और फिर तीसरी जापान के अंदर है। इटली की होगी विर्गो, जापान के अंदर, जापान की जो ऑब्जर्वेटरी थी उसका नाम था, के से नाम स्टार्ट है, 1 सेकेंड, तो उसका नाम क्या है आपका, आर्टिकल में कहीं मेंशन भी था, तो लेट अस सी। इन तीनों को मिला करके एक टर्म बोली जाती है जिसका नाम है LVK, कागरा। कागरा जो है वो कहाँ है आपके, जापान के अंदर है। इसका पूरा नाम है कैमोइकावा ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ये LIGO, विर्गो और कैमोइकावा, इन तीनों को LVK बोलते हैं। अब ये LIGOs हैं वो ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करती है। जब 2 ब्लैक होल आपस के अंदर कोलाइड होते हैं तब वहाँ से ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है, जो अर्थ के अंदर LIGO ऑब्जर्वेटरीज हैं वो उसको डिटेक्ट करती है। इसी की तर्ज पे विश्व के अंदर चौथी जो LIGO की ऑब्जर्वेटरी बनने का काम भारत के अंदर प्रस्तावित है, वो आपका महाराष्ट्र के अंदर है, और इसे LIGO इंडिया कहा गया है। अब जो महाराष्ट्र के अंदर हम LIGO बनाने वाले हैं वो करीब करीब साल 2024 के अंदर काम स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अब ऐसा माना गया कि 2030 या फिर 32 तक जाके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, जानते हैं, फंड्स भी इंडिया के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो अब जो ये वाला काम है भारत के अंदर LIGO बनने का, वो भी काफ़ी स्पीड चल रहा है। और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, वो जो हम ये LIGO ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं महाराष्ट्र के हिंगोली के अंदर, उसके अंदर इसकी सारी की सारी कंट्रोल इसकी है। तो तकरीबन 26 से 27 करोड़ रुपए अभी इनिशियली इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए थे, जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन ये प्लान है। तो ये कुछ कहानी थी ग्रेविटेशनल वेव्स की और ब्लैक होल्स की, जो ऑलरेडी हमने परसों इसके ऊपर डिस्कशन किया था। आज फिर से एक आर्टिकल आया, तो मुझे लगता है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये ऐसा क्यों है ये अभी हमें रिवील नहीं हुआ, बाद में भविष्य में होगा। लेकिन अब जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे, यदि आपको थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालें तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बहुत अच्छा इंसान बताया था। और साथ में उन्होंने जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो कहाँ पे आए थे, ओवल ऑफिस यानी कि USA के अंदर आए थे। जब उन्होंने जेलेंस्की को बोला कि तुम्हारा जो एरोगेंसी है ना, उस एरोगेंसी के कारण हो सकता है दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 ना फेस करना पड़ जाए। और उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारी किसी बात को एग्री नहीं करता और तुम्हें किसी प्रकार से इस विश्व युद्ध के लिए संधि करनी पड़ेगी, शांति करनी पड़ेगी और इस वॉर को बंद करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। अब उस टाइम पुतिन को बहुत प्रेज किया और उस समय यूरोप नाराज हो गया पुतिन से, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप से। यूरोप बोलता है कि पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, वो यूरोप के लिए एक थ्रेट है। हम चाहते हैं कि नाटो का एक्सपांशन हो, हम चाहते हैं कि नाटो जो है उसकी बॉर्डर्स पे बैठे रशिया की, और यूक्रेन को हम नाटो के अंदर लें। ये चीज़ें मेटेरियलाइज नहीं हुई, नाटो का एक्सपांशन हुआ। नाटो के अंदर आज करीब करीब 32 देश हैं। ये दिखा है कि कहीं कहीं नाटो का जो मिलिटराइजेशन है वो एक्सीड हुआ है। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद अब इन्होंने यू टर्न ले लिया, किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं पुतिन को, यदि तुमने 50 दिन के अंदर यूक्रेन वॉर के ऊपर संधि नहीं की तो मैं आप लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। सैंक्शन की धमकी तो हमेशा देते ही आए हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि सीज फायर आपको 50 दिन के अंदर करना है। पहली कंडीशन ये है कि 50 दिन के अंदर आप क्या करोगे, सीज फायर करोगे। और यदि आप सीज फायर नहीं करते हो तो मैं ये मान के चलूंगा कि मुझे आपके ऊपर अलग अलग सैंक्शंस लगाने हैं। हो गया। दूसरा, अभी रिसेंटली कल ही जो नाटो के हेड हैं, उन्होंने इंडिया, चाइना और ब्राज़ील, इन तीनों देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को डायरेक्टली कहा है कि यदि जो आप लोग रशियन ऑयल प्रोक्यूर कर रहे हो चीप रेट के ऊपर, यदि आपने इसको बंद नहीं किया तो हम इसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे, आप रशियन ऑयल को परचेज नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये माना गया है कि रशिया अपने तेल को बेच करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और उस इकोनॉमी के पैसे को वॉर के अंदर यूज कर रहा है।
अब तीसरा इन्होंने क्या बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी रिसेंटली जेलेंस्की जब आए थे उन्होंने बोला कि हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए। अब इन इक्विपमेंट्स के अंदर आर्टिलरी की गन्स हैं, आर्टिलरी का एम्यूनेशंस है और यूएसए का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी बात हमने कल या परसों करी थी। तो ये तीनों चीज़ों की सप्लाई भी यूएसए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूरोप के राष्ट्रों के माध्यम से यूक्रेन को कर रहा है। तो ये क्या दिखाता है, पहले आपने रशिया को प्लीज किया और रशिया को प्लीज करने के साथ इन्होंने क्या किया, आपको थोड़ा सा एक अलग बैकग्राउंड देता हूं कि ये आपको कहीं ना कहीं आपकी बातों इंटरव्यू में आपको मेंस में हेल्प करेगा। जो आप जानते हैं सीरिया के अंदर ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे थे और सीरिया के अंदर बशर अल असाद की गवर्नमेंट थी। बशर अल असाद जो वहाँ के हेड थे सीरिया के, उनको सपोर्ट कर रहा था रशिया और आपका ईरान और साथ में चाइना भी। और सीरिया के अंदर रिजीम चेंज करने थे डोनाल्ड ट्रंप। और ये अभी रिसेंटली जब पुतिन को प्रेज किया, इसी बैकग्राउंड में सीरिया में उन्होंने अपना रिजीम चेंज करवा लिया और वहाँ बशर अल असाद की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई। तो कहीं ना कहीं जो रशिया है उसका वहाँ पे वीकनिंग हुई, रशिया का जो रशिया के एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुँचा सीरिया के अंदर। लेकिन रशिया चूंकि यूक्रेन युद्ध के अंदर अपनी पोजीशन को काफ़ी डोमिनेंट मान रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को काफ़ी अच्छा बता रहे थे, तो शायद उन्हें लगा कि ठीक है, एक तरफ हम रशिया तो सीरिया में हमारा वीकनिंग हो रही है, लेकिन हमको यूक्रेन की टेरिटरी मिल रही है और जेलेंस्की को पीस डील करनी पड़ेगी। तो रशिया अपने आप का स्ट्रांग होल्ड मान करके इन चीज़ों कर रहा था। इन चीज़ों से इन्होंने अमेरिका ने फ़ायदा उठा लिया। अब अमेरिका, इनकी एक खुद की महत्वाकांक्षा भी है डोनाल्ड ट्रंप की, मुझे पीस प्राइज़ चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़। और इसीलिए भारत यूक्रेन का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इन्होंने बोला कि हमने पीस डील करवाई, जिसको भारत ने मना किया है, पाकिस्तान ने माना है। और फिर वही जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो विवाद चल रहा था वहाँ पे जाके इन्होंने पीस डील कराई, जिसकी उन्होंने पीस डील जो करवाई वो इसमें व्हाइट हाउस में कराई। सीरिया के अंदर इन्होंने जो गवर्नमेंट है, रिजीम है, वो चेंज कर दिया। तो ये चाहते हैं कि मैंने दुनिया के अंदर जस्ट गवर्नमेंट में आते ही बहुत सारे अच्छे काम किए, तो मुझे आप नोबेल पीस प्राइज़ दो। और जिसका इन्होंने खुद अपने ट्विटर के हैंडल पे कई बार बोला भी है। अब ये नाराज क्यों हो रहे हैं रशिया से? ये तो एक इनका खुद का स्वार्थ हो सकता है, अमेरिका की पॉलिसी का और उनके प्रेसिडेंट का स्वार्थ हो सकता है, जिसको हमने देखा कि ऐसा ये क्यों चाहते हैं कि वो रशिया को अब धमका रहे हैं। अब ब्राज़ील, इंडिया और चाइना को ये धमकी देना, ये उनका कारण इसलिए है कि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और ये ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब भारत तो जानते हैं आप 85 से 88% हम जो ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ एक कोशिश है जिसके माध्यम से जो ट्रेड की डील चल रही है ना इन कंट्रीज के साथ, उसमें ये अमेरिका अपना खुद का अपर हैंड बनाना चाहता है। अब जो रशिया है वो इन चीज़ों का विरोध क्यों कर रहा है और रशिया क्यों पीस डील नहीं कर रहा है? रशिया की कुछ खुद की मांग है। नंबर 1, जितनी टेरिटरी हमने ले ली उसको तो हम वापस नहीं देते। किसकी? यूक्रेन की। नंबर 1 कंडीशन, ये रशिया की डिमांड है, व्लादिमीर पुतिन की। दूसरा, आप नाटो के अंदर बिल्कुल ही एंट्री को बंद कर दो और डिक्लेयर कर दो कि यूक्रेन कभी इसको ज्वाइन नहीं करेगा। और तीसरा, आप जिस प्रकार की मिलिट्री सप्लाई दे रहे हो ना वो बंद होनी चाहिए। ये 3 डिमांड आप पूरी करो तो मैं जाकर के एग्री करता हूँ पीस डील के लिए। ये व्लादिमीर पुतिन की डिमांड है। और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन को हल्के में ले रहे थे। अब इसलिए अब वो उनका पेशेंस खत्म हो रहा है। किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। तो उन्होंने अब क्या बोला है कि चलो मैंने रशिया की साइड लेने का प्रयास किया, शायद पीस डील हो जाती, नहीं हुई, कोई बात नहीं, अब यूक्रेन को पकड़ते हैं और अपने पास धमकी देने का ही रास्ता है, तो धमकी के माध्यम से, डर के माध्यम से शायद ये पीस डील हो जाए, ऐसा उनका प्लान है। तो इस चीज़ को, इतनी अनसर्टेनिटी है अमेरिका के प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट से, तो इस अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी भी नहीं मानना है। कई बार दिखाने के लिए अनसर्टेनिटी होती है लेकिन काम सर्टेनिटी के साथ किया जाता है। तो हो सकता है अमेरिका जिस पॉलिसी के साथ काम कर रहा है ये पॉलिसी अपनी हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए कर रहा हो, तो इसको थोड़ा सा हमको मतलब अब साल्ट विद अ पिंच के साथ ही लेना है, ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, उसको देखना है। फिर एक, चलो ये हम इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन की बात 2 मिनट बाद में करते हैं। फिर एक और आर्टिकल था उसको साथ में देख लेते हैं। यस जी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में बात हुई है। नाटो के जो चीफ हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ब्राज़ील, इंडिया और चाइना, इन तीनों राष्ट्रों के हेडों को ये समझना होगा कि वो जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं उसको वो कम कर दें,
क्योंकि हम सैंक्शन लगाने वाले हैं रशियन ऑयल के ऊपर। ऐसा क्यों कहा? ऑलरेडी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, तेल के ऊपर डिपेंडेंट है, रशिया से इनके रास्ते बन रहे हैं और रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना है, क्योंकि जितने सैंक्शंस करीब करीब 6500 सैंक्शन लगाए हैं इन लोगों ने रशिया के ऊपर, इफेक्टिव तरीके से वो इतना काम नहीं कर पा रहे, तो अब ये तेल के ऊपर वॉर करना चाहते हैं। जबकि आपको ये समझना होगा, हम रशिया से अपना 2% तेल इंपोर्ट करते थे इस युद्ध से पहले, और आज रशिया से हमारी ऑयल डिमांड का 40% तेल आता है। क्यों आता है? क्योंकि कंडीशन यूएसए ने लगाई, उन्होंने कहा कि यूएसए या उसका कोई भी दोस्त या अलाई अगर रशिया से तेल खरीदता है तो वो $60 से ऊपर नहीं करेगा प्रति बैरल। तो ठीक है भाई, रशिया ने बोला ठीक है $60 लिमिट है, तो मैं $60 के भाव से किसको बेचूंगा? चाइना को, इंडिया को, ब्राज़ील को, मैं वेस्ट के देशों को क्यों बेचूंगा? तो रशिया ने प्रायोरिटी किसे दी? हम लोगों को। और हमारे लिए अच्छा क्यों था? क्योंकि हमें तो रशिया ने ऑफर दिया आप $60 से कम में ले लो, तो एक तो आप इन तीनों कंट्रीज को चीफ में मिलने लग गया। और आपको ये भी समझना होगा, ये तीनों ही राष्ट्र ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया और चाइना, इंडिया के साथ। तो अब ये जो ग्रुपिंग्स है ना ब्रिक्स, ये विश्व के अंदर G7 जो आपकी सबसे बड़ी एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको चैलेंज कर रही है, और इससे ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इनके पास है, ब्रिक्स के पास है। तो अब जब G7 को चैलेंज करने के लिए कोई संगठन खड़ा है तो उसके राष्ट्रों को चैलेंज तो यूएसए करेगा ही करेगा। अब हमने तो यूएसए ने जैसा बोला उसके आधार पे हमने तेल खरीदा। अब यूएसए को लग रहा है कि अब भी इससे काम नहीं चल रहा, बहुत तेल के मजे लिए इन लोगों ने भी और रशिया ने, और हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो अब यूएसए इस पॉलिसी को शिफ्ट करने का सोच रहा है और भारत को बोल रहा है कि आप, पर भारत की स्थिति ऐसी ना, भारत बहुत इंटेलिजेंट कंट्री है, ये आपको वास्तव में मानना पड़ेगा। एक जमाने पे हम 27 राष्ट्रों से अपना तेल इंपोर्ट करते थे, आज वो संख्या 40 पहुंच गई है। जब आप अपने ऑयल की रिक्वायरमेंट जो आप 88% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हो ना, आपने 40 देशों से ले रहे हो, यानी आपके पास 40 अलग अलग ऑप्शन है। अब किस राष्ट्र से कितना लेना है इसके लिए आपके पास अच्छा खासा एक वेटेज है। दूसरा, ये 40 राष्ट्र अपना तेल तो इनको भी बेचना ना, हमें खरीदना तो उनको बेचना भी है। तो ये भी चाहते हैं कि भारत जैसा रिलायबल पार्टनर हमको मिले, तो वो इंडिया को अच्छा अच्छा ऑप्शंस देते हैं। और ये अच्छे ऑप्शंस के अंदर रशिया ने हमको अच्छा ऑप्शन दिया, इसलिए हमने वहाँ से खरीदा। 40% तेल कहाँ से आ रहा है? रशिया से। और 40 देश हैं अलग अलग जहाँ से हम तेल खरीद सकते हैं। भाई रशिया से खरीदने से पहले हम तो सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन तीनों राष्ट्रों से तेल ले रहे थे और हमारी इनसे अच्छी बनती है। और ना सिर्फ ये, इससे पहले हम ईरान से ले रहे थे। जब इन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगा दिए तो हमने अपने आप को इधर शिफ्ट कर दिया, और जब रशिया ने तेल शिफ्ट दिया तो हम रशिया की तरफ चले गए। अब यदि आप रशिया पे दोबारा सैंक्शन लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दूसरे राष्ट्रों की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा, इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका वाले धमकी दे रहे हैं, नाटो का जो चीफ है धमकी दे रहा है कि आपको तेल रशिया से खरीदना बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये समझो, होएगा ये कि दुनिया के अंदर तेल जो है वो तो एक फिक्स मात्रा में है भाई, उसका प्रोडक्शन तो लिमिटेड है। यदि मान लो रशियन ऑयल मार्केट में रहता है और आपने कह दिया कि रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा, इसका मतलब प्रोडक्शन तो बहुत है और उस प्रोडक्शन के माध्यम से बायर नहीं है। जब बायर नहीं है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो रेट्स हैं वो नीचे गिरेगी। और सस्ता तेल फायदा किसके लिए है? इन ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन राष्ट्रों के लिए, स्पेशली इंडिया और चाइना के लिए। क्योंकि हम ना सिर्फ चाइना बल्कि इंडिया, तो हम तो हमारी 85% के आसपास जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब और बेचने वालों में कौन है? अमेरिका खुद तेल बेचता है, और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका के जो अलाइज हैं, ये आपका यूएई हो गया, फिर आपका सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ये तो आप जानते हैं ना, जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, और जो ओपेक संस्था है उसके जो कंट्रीज हैं, वेनेजुएला हो गया, ये सब, तो ये तो खुद तेल बेचते हैं। तो इनकी इकोनॉमी ही तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये तेल ही सस्ता बेचेंगे, फायदा इनको होगा, नुकसान इनको होगा। ट्रेड डेफिसिट के लिए हमको फायदा मिलेगा, इनको नुकसान। और ये कंट्रीज जो अमेरिका है ना, वो इनकी ग्रोथ रेट 2% के आसपास भी नहीं है, जहां ये एशियन कंट्रीज 7% के आसपास एनुअल जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जितना आसान ये स्टेटमेंट है उतना है नहीं, ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझनी होगी। एंड यस, हमारे जो हरदीप पुरी ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर है, इन्होंने क्लियरली कल अपना प्रेस ब्यूरो में इन्होंने अपनी बात को रखा, जिसकी रिपोर्ट पीआईबी ने छापी, और उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि देखो, भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहली बात तो
हम विश्व की हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमारी खुद की रिक्वायरमेंट है, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर किसी की भी जो दखल अंदाजी है हम पसंद नहीं करते। और हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रखे हैं। 40 देशों से हम राष्ट्र तेल खरीद रहे हैं, और जो भी हम तेल खरीद रहे हैं उसके हिसाब से हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो उसके लिए वेल एस्टेब्लिश है। तो भारत को यदि कोई सोचता है फ़र्क पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और ये बात हमको भी समझनी होगी। तो इस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसको हमने लेना बहुत ज़रूरी था। अब एक डिफेंस की और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है एक तो आपका अग्नि, पृथ्वी और आकाश प्राइम। रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा कि हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डिफेंस जो हमारा जो एयर डिफेंस है उसने भी अच्छा काम किया, जिसके अंदर आकाश तीर और S-400 न्यूज़ में थी। लेकिन बहुत कम जो न्यूज़ में थी वो थी अग्नि और पृथ्वी, और अग्नि और पृथ्वी ने भी काफ़ी अच्छा इफेक्टिव काम किया। पृथ्वी तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारी पृथ्वी 2 है उसकी रेंज 350 किलोमीटर की, यानी कि 350 किलोमीटर की रेंज के अंदर यदि भी कोई भी आपका ऑब्स्टिकल आता है उसको टैकल कर लेती है। और ना सिर्फ इतनी सी बात है, बल्कि जो ये सिर्फ जो पृथ्वी है ना, ये केवल कन्वेंशनल वेपन नहीं है इसके पास में, बल्कि ये पृथ्वी सिस्टम न्यूक्लियर वॉर हेड को भी अपने साथ ले सकता है। तो इसकी खुद की अपनी एक इंपॉर्टेंस हो गई। अब हमने अग्नि और पृथ्वी इन दोनों का टेस्ट किया। अग्नि अभी कौन सी? अग्नि 1, और अग्नि 1 की रेंज आप जानते हैं कितनी है? करीब करीब 700 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर। अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि प्राइम, फिर अग्नि 4, अग्नि 5 की भी बात चल रही है। लेकिन जो हमारी अग्नि 1 है, अग्नि 1 की जो रेंज है वो 700 किलोमीटर से 900 किलोमीटर है। अब ये जो पृथ्वी और अग्नि है ना, दोनों ही हमारा जो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है उसका पार्ट है, और ये दोनों एक न्यूक्लियर डिटरेंस का काम करता है यदि कोई हम पे अटैक करता है तो। और इसके पास आप देख लो हमारी 700 किलोमीटर की रेंज बहुत होती है, और इसीलिए ये जो काम किए जाते हैं वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की इंटीग्रेटेड कमांड है। जो जॉइंट कमांड और थिएटर्स की बात करती है वो उसका पार्ट है। तो इस प्रकार से ये जो मिसाइलें हैं, ये मिसाइलें इफेक्टिवली दुनिया को हमारी ताकत दिखा रही है। अब जो हमने टेस्ट किया वो उड़ीसा में अंदर किया। उड़ीसा के अंदर जो हमारी टेस्टिंग रेंज है, उस रेंज के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है अपना चांदीपुर के अंदर, जहां पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ हमने आकाश प्राइम उसका टेस्ट किया, और जो ये आकाश प्राइम का आपने टेस्ट किया ये हुआ लद्दाख के अंदर। क्यों किया है? आकाश प्राइम में हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए। अब जो इसको अपग्रेड किया ना, इस अपग्रेडेशन के साथ हमने बोला है कि करीब करीब 4500 मीटर एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के ऊपर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो मिसाइल आप जब इतने एल्टीट्यूड में दिखा रहे हो, और आपने टेस्ट अभी कहाँ किया? लद्दाख के अंदर किया। किसका? इसका आकाश प्राइम का। तो ये दिखाता है कि आप LAC के पास और LOC के पास ऑपरेशन करने की आपकी क्षमता है, स्पेशली LAC, क्योंकि जो लद्दाख की सीमा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगती है, और वहाँ आपकी ये मिसाइल फायर करना, रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बीजिंग के अंदर विजिट होना, ये दिखाता है कि इंडिया सॉफ्ट और हार्ड दोनों हैंड को एक साथ लेके चलता है। ये दुनिया को मैसेज दे रहा है। इसके बाद हमारा लास्ट आर्टिकल बचा रिसेंटली नीतीश कुमार की, जो बिहार के अंदर इलेक्शंस हैं और इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं, वहाँ पे ऑलरेडी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल वोट्स रोल्स का, जिसको लेकर के ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम 125 यूनिट हर परिवार को फ्री में बिजली देंगे। तो ऐसा करीब करीब 1.67 परिवार हो जाएंगे। तो ये जो घोषणा आई है ना, अब इलेक्शन के माहौल में आई है, और ये जो इलेक्शन के माहौल में आई है, इससे क्या होगा? सरकार ने बोला कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, और इसके माध्यम से करीब करीब 3,500 करोड़ रुपए का तो इसी साल बर्डन सरकार के ऊपर आएगा। क्योंकि ये जो योजना है ना, इसमें इनका प्लान है कि हम अगस्त 1 तारीख से इसको बेनिफिट देना शुरू कर दें। तो अगस्त 1 से लेकर के मार्च 31 2026 तक, यानी कि इस 8-9 महीने के कार्यकाल के अंदर ही आपको 3500 करोड़ का नुकसान होगा, और आगे आने वाले फुल फ्लैज ईयर के अंदर 26-27 के अंदर 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट को इस क्षेत्र में देनी पड़ेगी। इसके साथ इनका ये भी प्लान है कि हम और भी कुछ करेंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या ये पब्लिक वेलफेयर है या फिर ये रेवड़ी कल्चर है, फ्री बी कल्चर है।
सुप्रीम कोर्ट का इसके मामले में जजमेंट भी था कि सरकार को लास्ट के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा देख के करना चाहिए। सॉरी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बारे में बताया था, इसके बारे में सोचने का। लेकिन ये एग्जाम्पल है लेटेस्ट, रेवड़ी कल्चर को अगेन से प्रमोट किया जा रहा है इलेक्शन के दौरान, इसको समझना होगा। इन्होंने आर्गूमेंट दिया कि हम क्या करेंगे, जो जितने गरीब परिवार हैं उनके घरों में हम जो उनके ऊपर सोलार रूफटॉप लगाएंगे और ऐसा करके 10,000 मेगावाट के आसपास की हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन फिर भी उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, क्योंकि फिर से आपको अलग से पैसा लगाना पड़ेगा। इसमें आम आदमी कोई पैसा नहीं दे रहा है। और अगर ऐसा होता, इतना बेनिफिशियल होती, तो सरकार ने जो खुद की कुसुम योजना चलाई है उसके अंदर सब्सिडी दे रही है सरकार, कितना 30,000 रुपये, 38,000 रुपये और 70,000 मैक्सिमम सब्सिडी है। तो ये दिखाता है कि कुसुम योजना के अंदर जो आपकी प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना है उसके अंदर फिर आप सब्सिडी बढ़ा देते, पूरी तरह फ्री कर देते, तो बेनिफिशियल तो नहीं है सरकार के लिए। आप 6,000 करोड़ रुपए एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक ही योजना में अगर इतना सब्सिडी का बर्डन आएगा तो ये चैलेंजिंग है। तो ये दिखाता है कि हमें फ्री बीज का जो प्रमोशन है उसको लिमिट करना चाहिए, वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। और अगर आपकी ऐसी महत्वाकांक्षा थी तो आप पहले दिन लेके आ जाते, 10वें दिन लेके, तो पहले साल लेके आ जाते। तो ये चीज़ें हमको समझनी होगी, इसके बारे में ये बात थी। तो आई होप हमने लगभग सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो आज के कवर कर लिए और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। स्टे विथ अस, कनेक्टेड विथ अस। एग्जाम्स आ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अनाउंसमेंट हो चुकी है। आरपीएससी का जो डिफेंस अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था डिप्टी जनरल का, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके लिए एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो डेली अगर हाफ एन आवर आप स्पेयर करते हैं तो आपका करंट अफेयर बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही आज के सेशन में एंड करते हैं। विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।